नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत राजपूत आपका एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 रहेगा और हम आज इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी? आज हम पढ़ने वाले हैं, जब लास्ट टॉपिक चल रहा था इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल सोर्स और नेचुरल सोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। आर्टिफिशियल कंप्लीट कर लिया था और नेचुरल में मैंने आपको मिटियोर्स, जो मैं आपको पहले से पढ़ा चुका था, उसको मैंने कनेक्ट करके समझा दिया था। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है, पहले से वो क्लास देख के आए, ताकि जो है आपको आज की क्लास फुल फ्लेज में समझ आ जाए। ठीक है बेटा जी? चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो नेचुरल सोर्स है उसमें दूसरा जो था उसका नाम क्या था बेटा जी? अर्थक्वेक। उसका नाम क्या था बेटा जी? अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। क्या कहेंगे बेटा जी? भूकंप कहेंगे। आई बात समझ में? क्या कहेंगे बेटा जी? भूकंप कहेंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि पहली बात तो भूकंप होता क्या है ना? अगर कोई भी चीज़, जैसे आप भूकंप देखते होगे, होता क्या, आप फील करते होंगे कि क्या करते हैं कि भूकंप आते धरती हिलने लग जाती है, हिलती है ना? तो कैसे हिलती है दोस्तों? यानी कि पहले इसकी डेफिनेशन बनते हैं, क्या होती है दोस्तों? सडन वाइब्रेशन, सडन वाइब्रेशंस ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस, सडन वाइब्रेशंस ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी के धरातल पर, क्या कहोगे दोस्तों? पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर अचानक से कंपन आ जाना, अचानक से कंपन यानी कि वाइब्रेशन, कंपन पैदा हो जाना या आ जाना, ये दोस्तों क्या कहलाता है आपका? आप कहोगे सर ये कहलाता है आपका भूकंप। दोस्तों क्या कहलाता है? ये आपका भूकंप कहलाता है। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, अगर बेटा जी मैं आपसे कहूं कि भूकंप आने का क्या कारण हो सकता है, भूकंप आने का बेटा जी क्या कारण हो सकता है, तो दोस्तों इसके कई कारण हैं। इसके कई कारण हैं। एक कारण क्या कह सकते हैं? प्लेट टेक्टोनिक। एक कारण ये हो सकता है प्लेट टेक्टोनिक। ये बेटा जी पढ़ा चुका हूँ प्लेट टेक्टोनिक में। लास्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि कैसे जो है प्लेटों की मूवमेंट होती है, उसकी वजह से भी क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों? वोल्केनिक इरप्शन। क्या कहेंगे बेटा जी? वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि ज्वालामुखीय उद्गार। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा जी? ज्वालामुखीय उद्गार, ज्वालामुखीय उद्गार। अब बेटा जी आपके दिमाग में ये आएगा, बेटा जी क्या आएगा आपके दिमाग में कि ज्वालामुखी उद्गार, ये तो अभी पढ़ाया नहीं है बेटा जी, ये नेक्स्ट टॉपिक है। अर्थक्वेक के बाद मैं आपको ज्वालामुखी उद्गार के बारे में ही पढ़ाऊंगा। पर आप समझ लीजिए, पहले फिलहाल यहाँ इतना कनेक्ट कर लीजिए कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, उससे भी क्या होता है? धरती पर कंपन पैदा हो जाता है। एक होता है दोस्तों फोल्टिंग। क्या होता है दोस्तों? फोल्टिंग। फोल्टिंग होता है दोस्तों चट्टानों का खिसकना। क्या कहेंगे बेटा जी? चट्टानों का खिसकना। क्या कहते हैं बेटा जी? चट्टानों का खिसकना क्या कहलाता है? फोल्टिंग। जैसे देखते होंगे आमतौर पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, J&K में अक्सर आपने जो है न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ चैनलों में ये घटना देखी होगी कि चट्टानें खिसकी, लैंडस्लाइडिंग होगी। उससे भी क्या हो जाता है दोस्तों? उससे भी जो है धरती पर कंपन पैदा हो जाता है। नंबर 4, एक कारण ये भी हो सकता है मैन मेड, यानी कि मानव के द्वारा भी भूकंप लाया जा सकता है। आपको क्या इंसान जो है क्या हल्क होता है? इंसान क्या हल्क है जिससे जो है हल्क जो है जमीन में खींच के मुक्का मारेगा और धरती पर क्या कंपन पैदा होगा? नहीं बेटा जी, ऐसा नहीं है। इंसान की गतिविधियाँ, इंसान की एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि भूकंप आ जाता है। अगर जैसे भूकंप आप देखते होंगे, आज की टेक्नोलॉजी भरी दुनिया है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंसान क्या कर रहा है, मानव क्या कर रहा है? आप देखते होंगे बम, नए नए बम बना रहा है, न्यूक्लियर बम बना रहा है, तो उनकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग धरती के नीचे करते हैं, है ना? तो इससे क्या होगा? ये इतनी ज़बरदस्त वाइब्रेशन ये बम होते हैं या ये जो न्यूक्लियर बम होते हैं, इनकी टेस्टिंग के दौरान जब जो ये टेस्टिंग होती है, इसके तक इतनी खतरनाक वाइब्रेशन जनरेट होती है जिससे भूकंप आने के चांस हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये सब कारण हो सकते हैं किसके बेटा जी? आपके किसके बेटा जी? आप कहोगे सर जो उसके भूकंप के आने के, इनमें से कोई एक कारण हो सकता है, इनमें से कोई एक कारण हो सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आप डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे बेटा जी, डायग्राम के थ्रू हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे।
देखो ये पृथ्वी है बेटा जी, ये पृथ्वी का 0 किलोमीटर वाला एरिया है। कितने किलोमीटर वाला? 0 किलोमीटर वाला एरिया है, जहाँ पर जो है आप और हम इस टाइम जहाँ हम हैं, ये पृथ्वी का 0 किलोमीटर वाला एरिया है। ये वाला कौन सा है दोस्तों? ये वाला, ये है 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर, यानी कि बिल्कुल नीचे। ये पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूँ, ये 6371 वाला। राउंड फिगर में इसको 6400 किलोमीटर भी लिख लेते हैं। तो दोस्तों आपने अक्सर ऐसा पढ़ा होगा कि यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु है, यानी कि इस बिंदु को क्या कहा जाता है? ये बिंदु कहलाया जाता है फोकस। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको फोकस कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? केंद्र कहते हैं, ठीक है। या फिर इसको इंग्लिश में हाइपोसेंटर भी पढ़ा होगा आपने। इंग्लिश में इसको हाइपोसेंटर के नाम से भी आपने पढ़ा होगा। कुछ बुक्स में हाइपोसेंटर लिखा हुआ है, बेटा मीनिंग एक ही होता है, इसका मतलब भी केंद्रीय ही होता है, इसका मतलब भी केंद्रीय ही होता है। अच्छा जी, ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है बेटा जी, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एपिसेंटर। क्या कहा जाता है बेटा जी? एपिसेंटर। हिंदी में कहते हैं इसको अधिकेंद्र। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा जी? इसको अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? अधिकेंद्र कहेंगे। डायग्राम समझने की कोशिश करिएगा। ये वाला पॉइंट धरती के नीचे है कहीं, हमें नहीं पता कहाँ पर है, बट कहीं ना कहीं होगा। अब इस पॉइंट को ऐसा क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। और ये धरती के ऊपर है, जहाँ पर हम खड़े हैं, ये वो पॉइंट है एपिसेंटर वाला, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अब जो है आप लिखना शुरू कर दीजिए। क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? सिस्मोलॉजी कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त? आप कहोगे सर सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? अगला पॉइंट आप कहोगे चलो ठीक है, ये अच्छी बात है, तो ये बताओ स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, तो भूकंप जो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक। वह यंत्र जिसके द्वारा भूकंप को मापा जाता है, वह यंत्र जिसके द्वारा भूकंप को मापा जाता है। आप सोच रहे हो सर रिक्टर पैमाना, बेटा गलत है। आंसर क्या आएगा? सिस्मोग्राफ। क्या आएगा बेटा जी? सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं बेटा जी इसको? सिस्मोग्राफ। फिर आपको आपके दिमाग में आएगा सर फिर रिचर स्केल हमने पढ़ा था, क्या वो गलत है? बेटा आपने पढ़ा तो ठीक है, पर उसको किसी और वे में पढ़ा जाता है। देखो ऐसे पढ़ा जाता है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। यानी कि भूकंप की प्रबलता मापने वाला यंत्र वो होता है बेटा रिक्टर पैमाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिचर स्केल। क्या कहते हैं बेटा? रिचर स्केल इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में कहते हैं बेटा जी रिक्टर पैमाना। ठीक है, रिक्टर पैमाना। इंटेंसिटी होती है बेटा जी प्रबलता। इंटेंसिटी होती है बेटा जी प्रबलता। भूकंप की प्रबलता को मापने वाला यंत्र होता है बेटा जी आपका रिचर स्केल। ठीक है, भूकंप की प्रबलता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है बेटा जी? रिचर स्केल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये रिक्टर है बेटा जी। आई बात समझ में? चलिए अगला देखिए, पॉइंट एट विच वह बिंदु जहां पर पॉइंट एट विच अर्थक्वेक वेव्स जनरेट। वह बिंदु जहां पर भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं, वह बिंदु जहां पर भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं उसको कहा जाता है फोकस।
क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, या फिर इसको हाइपोसेंटर कहा जाता है। फोकस कहा जाता है या फिर हाइपोसेंटर कहा जाता है, यानी कि केंद्र। याद ध्यान आया, ये वाला बिंदु, ये वाला फोकस। धरती के नीचे कोई बिंदु होगा जहां पर भूकंप की तरंगें जहां से उत्पन्न हुई हैं, उस बिंदु को कहते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर। अगला पॉइंट, पॉइंट पॉइंट एट विच पॉइंट एट विच earthquake waves is to be measured वह बिंदु जहां पर भूकंप की तरंगों को मापा जाता है, उस बिंदु का नाम दोस्तों एपिसेंटर होता है, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको अधिकेंद्र। हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं, इंग्लिश में इसको एपिसेंटर कहते हैं। आई बात समझ में दोस्तों, ये वाला बिंदु एपिसेंटर, ये वाला बिंदु ऊपर वाला, ये हमारे स्थल भाग भूभाग पर होता है, ऊपर की तरफ, जहाँ पर हम भूकंप की तरंगों को महसूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वेव्स ऐसे ट्रैवल करेंगी, ऐसे 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 ट्रैवल करेंगी और ऊपर की तरफ पहुँचेंगी। जब ऊपर की तरफ पहुँचेगी तो बेटा जी क्या होगा, धरती पे जो धरती के निवासी होंगे वो उसको फील करेंगे, और फील करेंगे तो उनको क्या कहेंगे, भूकंप आ गया। क्या आ गया, भूकंप आ गया। आई बात समझ में बेटा जी? चलिए, तो ये पॉइंट आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिख सकते तो अभी लिख लो आप। ठीक है, चलिए अब बेटा जी बात करते हैं, अब बेटा जी हम बात करते हैं किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब हम बेटा जी बात करते हैं टाइप ऑफ वेव्स की। भूकंप की 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, टाइप्स ऑफ वेव, तरंगों के प्रकार। बेटा ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों प्राइमरी वेव्स, यानी कि प्राथमिक तरंगे। एक होती है दोस्तों प्राइमरी वेव्स। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, प्राइमरी वेव्स। इन्हीं को ही क्या कहते हैं, पी वेव्स कहते हैं। इन्हीं को ही क्या कहते हैं दोस्तों, पी वेव्स के नाम से जाना जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों इसको, प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे, क्लियर है। दूसरे टाइप की जो होती है उसका नाम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स। दूसरे तरह की तरंगे होंगी उसको कहेंगे बेटा जी सेकेंडरी वेव्स। इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा जी, आप कहोगे एस वेव्स। इसको एस वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, इसको एस वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तीसरी जो होगी आपकी उसको कहा जाता है, 2 नाम है, एक कहते हैं इसको सरफेस वेव्स, 2 क्या बहुत नाम है इसके, सरफेस वेव्स, और इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है। और इसको लव वेव्स भी कहा जाता है। ठीक है, सरफेस वेव्स का मतलब क्या होता है बेटा जी, धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे, ठीक है, क्या कहेंगे बेटा जी, धरातलीय तरंगे कहेंगे इसको। ठीक है, ये हमने तीनों की तीनों पढ़नी है। भूकंप की तरंगे बेटा जी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और सरफेस वेव्स। ठीक है, एक एक करके हम सबको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेटा जी आप हेडिंग डालोगे प्राइमरी वेव्स को। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे बेटा जी प्राइमरी वेव्स को। प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे। प्राइमरी वेव्स, इनके बारे में क्या पढ़ना है बेटा जी, ध्यान दीजिएगा कि ये तरंगे उत्पन्न कहाँ होती है, यानी कि इन तरंगों का ओरिजिन कहाँ होता है। तो इन तरंगों का बेटा जी ओरिजिन जो होता है वो कहाँ होता है, आप कहोगे सर इनका होता है हाइपोसेंटर पे, यानी कि फोकस पे होता है। कहाँ पर होता है, हाइपोसेंटर पे होता है, यानी कि फोकस पर होता है। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट, जरा से क्या कहते हैं, जरा से प्राइमरी वेव्स क्या होती है बेटा जी, इनका जो उद्गम होता है ये फोकस या हाइपोसेंटर यानी कि केंद्र पर होता है। अच्छा जी, इनका मीडियम क्या होता है फिर, यानी कि कौन से माध्यम में ये ट्रैवल करती हैं। तो बेटा ये तीनों माध्यम में ट्रैवल करती हैं। कितने माध्यम में, ये तीनों माध्यम में। माध्यम सिर्फ 3 ही होते हैं, एक होता है सॉलिड मीडियम यानी कि ठोस
दूसरा क्या होता है, लिक्विड होता है, और फिर कौन सा होता है, गैस होता है। यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों माध्यम में ट्रैवल करती हैं। आई बात समझ में। फिर आता है आपका स्पीड। फिर क्या आता है बेटा जी आपका स्पीड, यानी कि कितनी स्पीड होती है इस वेव्स की। बेटा इस वेव की स्पीड होती है 9 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि एक सेकंड में ये 9 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं। एक सेकंड में 9 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या कर लेते हैं, ट्रैवल कर लेते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट। फैंटेस्टिक। आई बात समझ में। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो बहुत बढ़िया, ये बात समझ आ गई है तो बहुत बढ़िया। उसके बाद हेडिंग डाल लो आप बेटा जी, सेकेंडरी वेव्स। कौन सी वेव्स बेटा जी, आप कहोगे सर सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स, बात करते हैं इनके ओरिजिन की। बात करते हैं सबसे पहले इनके ओरिजिन की। देखो हमने इन तीनों में एक तीनों चीज पढ़नी है, मतलब इन तीनों वेव्स में क्या क्या पढ़ना है। एक तो ओरिजिन पढ़ते हैं, दूसरा ये कौन से मीडियम में ट्रैवल करती हैं, तीसरा इन वेव्स की स्पीड कितनी होती है, ये पढ़नी है। ठीक है। तो बेटा जी इनकी जो ओरिजिन होता है, इनका ओरिजिन भी कहाँ होता है, फोकस पे होता है, यानी कि हाइपोसेंटर पे, यानी कि केंद्र पर। ये बात समझ आई आपको कि सर बिल्कुल समझ आई। मीडियम क्या होता है इनका, इनका सिर्फ सॉलिड मीडियम होता है। क्या होता है, सॉलिड मीडियम, यानी ठोस में ट्रैवल कर सकती है। आई बात समझ में, क्लियर है। अच्छा जी, इनका मीडियम स्पीड क्या होगी, इनकी स्पीड होती है दोस्तों 4.5 किलोमीटर पर सेकंड। और बेटा जी एक बात बताऊं, ये एवरेज स्पीड होती है, कभी आप इसको एक्यूरेट मान लो कि 4.5 ही होगी, क्या 4.5 से भी कम भी हो सकती है, थोड़ी सी 4 के आसपास, 4 और 5 के बीच में होती है। तो हम औसत लेके चलते हैं 4.5, उसका औसत कितना होता है, वो 9 है, तो वो 8 से 10 के बीच में ही चलती है। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा जी हम, आपकी सरफेस वेव्स। क्या पढ़ेंगे बेटा जी हम, सरफेस वेव्स, धरातलीय तरंगे, जिसको लव वेव्स भी कहा जाता है, जिसको एल वेव्स भी कहा जाता है, जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है। सरफेस वेव्स या फिर लव वेव्स या फिर एल वेव्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये चारों नाम मैं आपको लिखवा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ लिखवाए होंगे, ये देखो। इसको एल वेव्स भी कहा जाता है, याद रखना, इसको और करके और लिख लो, इसको एल वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सरफेस वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लव वेव्स या फिर एल वेव्स। लव वेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि लव नाम के साइंटिस्ट ने ही इसको सबसे पहले बताया था, तो उसी के नाम पर ही जो है ये लव नाम रखा गया है। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए बात करते हैं ओरिजिन की, बात करते हैं ओरिजिन की। फिर किसकी करेंगे, मीडियम की। फिर किसकी बात करेंगे बेटा जी, मीडियम की। फिर किसकी बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे। फिर बेटा जी स्पीड की बात हम करेंगे। ठीक है, बात करते हैं बेटा जी किसकी, ओरिजिन। ओरिजिन होता है बेटा जी इसका एपिसेंटर पे। कहाँ पर, एपिसेंटर पे इनका ओरिजिन होता है। मीडियम होता है इनका सॉलिड और लिक्विड, यानी कि दो माध्यम में ट्रैवल कर सकती है, किस एक तो ठोस में और दूसरा द्रव में। ठीक है, गैस में ट्रैवल नहीं करती। इसकी औसत स्पीड कितनी होती है, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी क्या होती है, स्पीड होती है। 3 किलोमीटर प्रति सेकंड क्या होती है बेटा जी, इनकी स्पीड होती है। ठीक है, आई बात समझ में। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो बेटा जी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ वेव्स आर मोस्ट डेंजरस। क्वेश्चन क्या होता है बेटा जी, ध्यान सुनिएगा। विच टाइप ऑफ वेव्स आर मोस्ट डेंजरस, यानी कि भूकंप की कौन सी तरंगे सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। भूकंप की कौन सी तरंगे सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो बेटा जी आप बताओ कौन सी होगी, मन के अंदर सोचो। मैं आपको 10 से 15 सेकंड का समय देता हूँ, आप सोचो कौन सी होगी। प्राइमरी होगी या सेकेंडरी होगी या सरफेस होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बेटा, ज़्यादा नहीं, बैल बुद्धि का भी प्रयोग करोगे तो भी आंसर ठीक बता दोगे। एक बात बताओ, किसी ने कहा सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इंसान ही बोलता है कि ये खतरनाक है। तो इंसान कहाँ रहता है, इंसान धरती पर रहता है जहाँ पेड़ पौधे हैं। यहाँ तो मेरे जैसे इंसान रहते हैं, आप जैसे इंसान रहते हैं। तो एक बात बताओ, कौन सी वेव्स का ओरिजिन सरफेस पे होता है, एपिसेंटर पे होता है। तो बेटा जी कौन सी होगी, एल वेव्स होगी, यानी लव वेव्स होगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या सरफेस वेव्स ये सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, खतरनाक होती है,
क्योंकि धरातल पर सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने का काम कौन सी वेव करती है, ये वेव करती है। आई बात समझ में? सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने का धरातल पे काम कौन सी वेव करती है, एल वेव्स करती है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, मोस्ट डेंजरस वेव्स कहा जाता है। क्योंकि जो बाकी जो है ना प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, वो धरातल पर आ ही नहीं पाती। तो जब धरातल पर आएंगी ही नहीं तो नुकसान कैसे पहुंचाएगी, ये धरातल पर आती हैं। इस वजह से इन एल वेव्स यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सरफेस वेव्स, है ना, लव वेव्स, इसको ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस वेव्स मानी जाती हैं। ठीक है बेटा जी। चलिए अब दोस्तों आपका जो है टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अर्थक्वेक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने वाले हैं वोल्केनो, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का टॉपिक जो है सबसे लास्ट टॉपिक वोल्केनो। ये अपने आप में एक टॉप टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, अपने आप में जो है ये टॉप टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा जी। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालो बेटा जी वोल्केनो, हेडिंग डालो बेटा जी वोल्केनो। हिंदी में कहते हैं इसको ज्वालामुखी। हिंदी में क्या कहेंगे बेटा जी, ज्वालामुखी। क्या कहेंगे बेटा जी, ज्वालामुखी कहेंगे। ज्वालामुखी की डेफिनेशन लिखेंगे तो बेटा जी क्या होती है, अभी मैं लिख देता हूं फिर मैं समझाऊंगा। इट इज ए वेंट या फिर पाइप, इट इज ए वेंट और पाइप थ्रू विच magma comes out on the earth surface, comes out on the earth surface, on the earth surface। हिंदी में क्या कहेंगे बेटा जी, यह पृथ्वी पर वह छिद्र है, वह छिद्र या दरार है, ठीक है, वह छिद्र या दरार है जहाँ से मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है, जहाँ से मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है, पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है। तो ये दोस्तों क्या कहलाता है, ये ज्वालामुखी कहलाता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों, ज्वालामुखी कहलाता है। आई बात समझ में? मैंने क्या बताया कि बेटा जी ध्यान से सुनिए, कमर सीधी करिए और ध्यान से सुनिए। मैंने बेटा जी सिर्फ इतना बताया कि पृथ्वी पर वह छिद्र या द्वार होता है जहाँ से मैग्मा क्या करता है, पृथ्वी के धरातल पर आकर आ जाता है, पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है। क्लियर? अब बेटा जी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कुछ और चीज़ें जो हैं हमने समझनी है। पहली बात तो ये है, देखो ज्वालामुखी बहुत लंबा टॉपिक है। सबसे पहले समझते हैं इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, इसका कारण क्या है ज्वालामुखी आने का कारण। ज्वालामुखी आने का जो कारण है ना दोस्तों, वो क्या माना जाता है, प्लेट टेक्टोनिज्म। क्या माना जाता है, प्लेट टेक्टोनिक। क्या माना जाता है, प्लेट टेक्टोनिक माना जाता है। आई बात समझ में? क्या माना जाता है, प्लेट टेक्टोनिक माना जाता है। आई बात समझ में? एक कारण तो ये है। दूसरा आपका कन्वेक्शनल करंट। क्या कहते हैं बेटा, कन्वेक्शनल करंट। आप कहोगे सर ये तो सुना सुना सा नाम लग रहा है, बेटा बिल्कुल फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना। कन्वेक्शनल करंट हिंदी में कहते हैं इसको संवहनीय धारा। क्या कहते हैं बेटा जी, संवहनीय धारा। आप कहोगे सर प्लेट टेक्टोनिक तो आपने समझा दिया था, वो बात तो समझ आ गई कि ज्वालामुखी फट के बाहर आता है, पर कन्वेक्शन करंट क्या होता है। आइए पहले कन्वेक्शन करंट को ही समझते हैं, कन्वेक्शन करंट को ही समझते हैं। बेटा जी आप मान लो आप तैयारी कर रहे हो और घर के अंदर बैठ के लेट नाइट तक आप पढ़ते हो, तो आपको क्या लग गया, आपको थकान होगी, आपने बोला सर मुझे जो है अब चाय पीनी चाहिए। मैंने कहा बेटा बिल्कुल पीनी चाहिए, क्यों नहीं पीनी चाहिए, पियो आप। तो आपने क्या करा, एक बर्तन लिया और उस बर्तन के अंदर आपने क्या रखा, पानी रख दिया। उस बर्तन के अंदर बेटा जी आपने पानी रख दिया। ध्यान से समझना बेटा, प्योर फिजिक्स लगेगी, ये साइंस है सारी, क्योंकि यहाँ लगेगी साइंस, इसलिए साइंस की फॉर्म में समझा रहा हूँ। अब बेटा ये अपने आप तो चाय बनेगी नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल। आपने नीचे क्या लगा दिया, एक बर्नर लगा दिया, है ना। क्या लगा दिया बेटा जी, एक बर्नर लगा दिया। यानी कि आपने गैस स्टोव, गैस हो गया, चूल्हा हो गया, उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, ये आग लग गई।
अब बेटा जी पता क्या होता है, एक बात बताओ, जैसे ही जब आपने बर्तन के अंदर पानी रखा था, तो बर्तन के अंदर बेटा जी पानी रखा था जब, तो बर्तन के अंदर पानी रखने पर पहले बर्तन के जो अंदर पानी का टेम्परेचर एक जैसा था, तो नीचे से आग लगी तो सबसे पहले पानी नीचे से गर्म होना शुरू करेगा या ऊपर से करेगा? कॉमन सेंस लगाओ, नीचे से करेगा। क्या से करेगा? नीचे से करेगा। ठीक है, तो पानी की नीचे वाली लेयर जो होती है ये सबसे पहले क्या होगी? गर्म होगी। पानी की जो नीचे वाली लेयर होगी ये सबसे पहले क्या होगी? गर्म होगी। आई बात समझ में? क्लियर है? पानी जो होगा वो नीचे वाली लेयर जो होगी उसकी सबसे पहले क्या होगी? गर्म होगी। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ आई? अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो बहुत बढ़िया। गर्मी बहुत बढ़ रही है यार, सीजन चेंज हो रहा है फिर भी गर्मी बहुत बढ़ रही है। अब नीचे वाली लेयर सबसे गर्म होगी तो बेटा एक चीज़ समझना यहाँ पर, एक चीज़ समझना यहाँ पर, मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। कोई भी गर्म चीज़ होती है, कोई भी गर्म चीज़ होती है, इसकी खासियत होती है, इसकी टेंडेंसी होती है। क्या हो जाती है टेंडेंसी? ये हल्की बहुत हो जाती है, हल्की बहुत हो जाती है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी, कोई भी गर्म चीज़ होती है ना बेटा, गर्म चीज़ की डेंसिटी, ये डेंसिटी का सिग्नल होता है, इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। क्या हो जाती है? लो। और डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। मास अपॉन में वॉल्यूम। किसी वस्तु का मास यानी द्रव्यमान गर्म हो जाने पर उसका जितना मास ने उस वस्तु ने जितना स्थान यानी वॉल्यूम घेर रखा है, जब वो वस्तु ही हल्की होगी तो ये लो होने के बाद ये हल्की हो जाती है। आई बात समझ में? और कोई भी ठंडी चीज़ होती है, मैंने क्या बताया, कोई भी ठंडी चीज़ होती है उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो भारी होती है। ठंडी चीज़ क्या होती है? भारी होती है। यही एक कारण है कि आप सर्दियों में देखते होंगे कि धुंध जो होती है ना, धुंध ओस, वो हमें धरती के धरातल के बराबर बराबर दिखती है। क्यों? क्योंकि जो हवा के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जो पानी के, वो उसको क्या कर देते हैं? इतना ठंडा कर देते हैं जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाते हैं। आई बात समझ में? तो बेटा जी एक बात बताओ, जब जब बेटा जी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सोचने वाली बात है यहाँ पर। अब ये पार्टिकल क्या होगा? सबसे पहले गर्म होगा। ये पार्टिकल गर्म होने के बाद हल्का होके ऊपर चले जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और ऊपर वाला, क्योंकि अब नीचे वाला हल्का हो गया है, गर्म पार्टिकल ऊपर गया और ठंडे वाले को क्या करेगा? जगह रिप्लेस कर देगा, ठंडा वाला इसकी जगह आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ऐसा होगा कि ये गर्म यहाँ चला जाएगा, ठंडा यहाँ आ जाएगा। गर्म यहाँ चला गया, ठंडा यहाँ आ गया। ठीक है, गर्म ऊपर चला गया और ठंडा नीचे आ गया, ठंडा नीचे आ गया। और ये कब तक चलता है? जब तक इस बर्तन में पूरा रखा पानी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब तक इस बर्तन में रखे पानी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब पूरा टेम्परेचर सेम हो गया फिर आपको कि सर फिर क्या होगा? बेटा अगर फिर भी आपने आग दे रखी तो फिर क्या होता है? आपने देखा होगा कि बर्तन में रखा जब चाय बन जाती है तो वो बर्तन के बाहर आने की कोशिश करती है कि नहीं करती? क्यों? क्योंकि उस बर्तन में रखा पूरा की पूरा जो पानी है, पूरा की पूरा जो पानी जितना भी लिक्विड रखा है, उसका टेम्परेचर अब उसके सेचुरेशन पॉइंट से बाहर चला गया तो फिर वो बर्तन के बाहर आने की कोशिश करता है। लॉजिक समझ आया? तो बेटा जो ये फिनोमिना होता है ना कि गर्म होके ऊपर जाना, ठंडी को नीचे भेजना, गर्म होके ऊपर जाना, ठंडी को नीचे भेजना, इसी को ही कहते हैं बेटा कन्वेक्शनल करंट। इसी को ही क्या कहते हैं दोस्तों? कन्वेक्शनल करंट। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? कन्वेक्शनल करंट कहते हैं, संवहनीय धारा कहते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें जो है हर एक बच्चे को क्लियर समझ आ गई होगी। हर एक बच्चे को ये बात क्लियर तरीके से समझ आ गई होगी। क्लियर है? चलिए, अगर आपको ये बात समझ आ गई है, अब इसको अगर नहीं, किसी बच्चे को नहीं भी आई होगी तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो विंटर का सीजन चल रहा है, आप मान लो जैसे विंटर स्टार्ट हो चुकी है लगभग, आप कह सकते हो क्योंकि सितंबर का महीना चल रहा है तो विंटर स्टार्ट हो चुकी है लगभग, है ना। बस 15-20 दिन बाद जो है हल्की हल्की आपको सुबह सुबह धुंध भी दिखाई देने लग जाएगी। तो आप ऐसे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो एक एक 1.5 महीना नहीं नहाते होंगे सर्दियों में। तो उन आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक बाल्टी है, आपका मन कर गया, मम्मी जी ने कहा नहीं बेटा जी आज आपको तो नहाना ही पड़ेगा, आज आपको क्या करना पड़ेगा बेटा जी? नहाना ही पड़ेगा। तो मम्मी जी के कहने पर आपने क्या करा? बाल्टी में पानी रखा, ठंडा पानी आएगा सबसे पहले बाल्टी में, आपने उस पानी को बाल्टी में डाला कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। आई बात समझ में?
ये बाल्टी होगी। अब बाल्टी में रखे पानी में आपको सर इसको गर्म भी तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आपने बाल्टी में लगा दी राड, क्या लगा दी, इलेक्ट्रिक रोड लगा दी। ये इलेक्ट्रिक रोड है, आई बात समझ में, ये क्या बेटा, इलेक्ट्रिक रोड। और यहाँ से वायर निकल रही है, यहाँ से वायर निकल रही है, ये वायर जा रही है, और वायर को आपने कहाँ लगा दिया, एक स्विच में लगा दिया, एक स्विच में लगा दिया। आई बात समझ में। अब ये राड सबसे पहले क्या करती है, ध्यान दीजिएगा, सोचने वाला विषय यहाँ पर ये है। राड सेम कंसेप्ट आप देखते होंगे, राड में राड सबसे पहले पानी के नीचे वाली जो लेयर होगी उसके पार्टिकल को गर्म करेगी, गर्म करने के बाद ये हल्की होगी और ये पार्टिकल ऊपर चला जाएगा, और ठंडा वाला भारी होता है और ये नीचे आ जाएगा। आई बात समझ में। ये गर्म वाले को क्या करेगी, ऊपर भेजेगी, ठंडे वाले को नीचे भेजेगी, गर्म वाले को ऊपर भेजेगी, ठंडे वाले को नीचे भेजेगी, गर्म वाले को ऊपर भेजेगी और ठंडे वाले को नीचे भेजेगी। ये फिनोमिना तब तक चलता रहता है जब तक बाल्टी में रखा पानी सारा गर्म ना हो जाए। आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनमें उतावलापन बहुत होता है, वो क्या करेंगे कि लगभग 10 मिनट के आसपास वो क्या करते हैं, रोड लगाते हैं। और आप अक्सर हुआ होगा, अक्सर आप में से किसी न किसी के साथ हुआ होगा, है ना, चाहे रोड ले लो, रोड का एग्जांपल ना लो तो कोई क्या होता है, गांव में चूल्हे होते हैं, कई लोग तो उसमें भी गर्म करते हैं, तो ये सेम कंसेप्ट उस पर भी लागू होता है। आप में से आएगा कि सर हम गैस पे भी गर्म करते हैं, तो ये सेम बात उस पर भी लागू हो जाती है। अब देखना क्या, कुछ लोग क्या करते हैं, रोड लगा के 10 मिनट पानी गर्म करते हैं, आपने फटाफट बिजली का बटन बंद करा, उंगली डाली, वो बोला ना वाओ नाइस, आज तो मजा आएगा नहाने में। आपने फटाफट उठा के डाली, आपने कपड़े उतारे और फटाफट बाथरूम बैठ गए, आपने फटाफट पहला डब्बा डाला, बोला मजा आ गया गरम गरम पानी, दूसरा डाला, बोला मजा आ गया, तीसरा डब्बा डाला, बोला मजा आ गया, चौथा डब्बा जैसे ही डाला आपने, ओह ये क्या होगी, अरे तबाही होगी, मतलब ठंडा पानी आ गया, मतलब ठंडा पानी आ गया। क्योंकि बेटा जी आपने बाल्टी में रखे पानी को प्रॉपर टाइम दिया ही नहीं, प्रॉपर टाइम दिया ही नहीं कि वो सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को गर्म कर पाता। क्योंकि जितना पानी जिस लेयर तक, मान लो इस लेयर तक पानी गर्म हो चुका था, ये ऊपर वाला लेयर हो चुका था, आपने 2-3 डब्बे में इसको खत्म कर दिया, नीचे तो ठंडा है। आई बात समझ में। इसलिए आप देखते होंगे रोड जो होती है लगभग 20 से 25 मिनट लेती है बाल्टी में पूरे रखे पानी को गर्म करने के लिए। बाल्टी, क्योंकि डिपेंड करता है बाल्टी कितने साइज की है, इस बात पे भी मैटर करता है। आई बात समझ में। पर अप्रोक्सीमेट 20 से 25 बाल्टी के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब ले लिया बेटा बाल्टा है, बाल्टा ले लिया तो बेटा उसको आधा घंटा भी लग सकता है, 40 मिनट भी लग सकते हैं। पर नॉर्मल जो घरों में बाल्टी होती है उसको 20 से 25 मिनट लगते हैं उस प्रॉपर पूरी बाल्टी में रखे पानी को गर्म करने के लिए। ये सारा फिनोमिना जो कि गर्म करने का होता है, इसी को ही कहते हैं कन्वेक्शनल करंट, इसी को ही कहते हैं कन्वेक्शनल करंट, इसी को ही कहते हैं बेटा जी कन्वेक्शनल करंट कहते हैं। आई होप ये एग्जांपल तो सभी को समझ आ गया होगा, क्योंकि कुछ को चाय वाले एग्जांपल से ही समझ आ गया होगा और किसी को इससे भी समझ आ गया होगा। आप कहोगे सर इसका जो लिंक, आप कहोगे सर ज्वालामुखी के साथ कैसे है, बेटा बिल्कुल मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा, बिल्कुल है, आप कनेक्ट करके देखेंगे, ठीक है। देखो ये धरती है, धरती के नीचे क्या होता है बेटा जी, मैग्मा होता है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि धरती के नीचे क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर होने के कारण क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं वो लिक्विड स्टेट में आ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, चीज़ें लिक्विड स्टेट में आ जाती हैं। मैंने ये बात आपको बताई है और शायद मुझे दोबारा जो है इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये लिक्विड में क्यों है, क्योंकि ये बात मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, ये बात मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ये जो चीज़ होती है, ये लिक्विड में जो ये पाया जाता है धरती के नीचे, इसको बेटा जी मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा जी, इसको मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा जी, इसको क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। आई बात समझ में, क्या कहा जाता है बेटा जी, इसको मैग्मा कहा जाएगा बेटा जी, क्लियर। अब क्या होता है, यहाँ पर भी कन्वेक्शनल करंट की प्रोसेस चल रही होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चल रही होती है। याद करो लास्ट लेक्चर, ये मैग्मा गर्म होगा, गर्म होने के बाद ऊपर जाएगा, ठंडे वाले को, हल्का जो ठंडा होगा नीचे जाएगा, गर्म ऊपर ठंडा नीचे, गर्म ऊपर ठंडा नीचे, गर्म ऊपर ठंडा नीचे, ये सेम प्रोसेस चलती रहती है। जैसे ही बेटा जी, जैसे ही पूरे मैग्मा का टेम्परेचर एक समान हो जाएगा और फिर भी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चलती रहेगी, यानी कि हीट मिलती रहेगी, तो क्या होगा कि ये क्या करेगा, बुलबुले उठने लग जाएगा, ये उठे फटने बाहर आने की कोशिश करेगा।
क्या करेगा, बाहर आने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, धरती की किसी वीक प्लेट का पोर्शन जो होगा, जो धरती की नीचे प्लेटें हैं, जो जहां पर प्लेटों में दरारें होंगी, या तो वहां से मैग्मा बाहर निकलेगा, या फिर कोई वीक पोर्शन होगा प्लेट का, उसको फाड़ कर ये क्या करेगा, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, ये कर्ण अर्जुन आगे, ये कर्ण अर्जुन आगे, बाहर आगे। आई बात समझ में, ये कर्ण अर्जुन बाहर आगे, क्लियर है। तो अब जब ये बाहर आता है तो बाहर इसको क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। इसी सेम चीज जो लिक्विड बाहर आता है इसको क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्त, समझना। जब धरती के नीचे क्या होता है, मैग्मा होता है। धरती के नीचे क्या है, मैग्मा। जैसे ही मैग्मा बाहर आया, इसमें से कुछ एक गैसेस निकल जाती हैं, इसमें से कुछ एक गैसेस निकल जाती हैं। जैसे गैसेस इवोल्व हो जाती है, निकल जाती हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लावा। और ये धरती के, जैसी धरती फाड़ के बाहर आते हैं तो इसमें से गैसेस निकलना शुरू हो जाती है, तब इसका नामकरण चेंज हो जाता है। नाम वही है, बस काम चेंज हो गया, मतलब नाम चेंज हो गया। जैसे घर में आपका नाम चिंटू है और स्कूल में या बाहर में आपके दोस्तों में आपका नाम चंद्र प्रकाश है, उस प्रकार से। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लगभग 190 से लेके 210 डेसिबल क्या क्या होता है, साउंड की आवाज़ आती है। कितनी, साउंड की यूनिट होती है बेटा डेसिबल। साउंड की यूनिट क्या होती है, डेसिबल होती है। आई बात समझ में। तो क्या होता है बेटा जी, आपका जो है जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, जब उद्गार के टाइम पे कितनी साउंड की आवाज़ आती है, यानी विस्फोट बड़ा खतरनाक होता है, तो आपको होगा सर 190 से लेके 210 डेसिबल तक की क्या साउंड आती है, यानी आवाज़ आती है। अब ज्वालामुखी विस्फोट होता है बेटा, ज्वालामुखी विस्फोट से क्या निकलते हैं, पदार्थ निकलते हैं कुछ कुछ, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थ। आओ हेडिंग डालो, उसको पढ़ते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार से, किससे बेटा जी, आप कहोगे सर ज्वालामुखी उद्गार से क्या क्या निकलेगा, आप कहोगे सर ज्वालामुखी उद्गार से, आप कहोगे सर गैसेस भी निकलती हैं। क्या निकलती है, गैसें भी निकलती हैं। आप कहोगे अच्छा जी, मैं हाँ जी। दूसरा क्या होता है बेटा, अर्ध तरल पदार्थ। क्या होगा बेटा जी, अर्ध तरल पदार्थ। तीसरा क्या होगा बेटा जी, ठोस पदार्थ। तीसरा क्या होगा बेटा जी, ठोस पदार्थ। तीसरा क्या होगा बेटा जी, ठोस पदार्थ। अब तीनों में पढ़ना है हमने। बात करते हैं सबसे पहले गैसेस की। तो ज्वालामुखी उद्गार के टाइम पर कौन सी गैसेस सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलती है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है जलवाष्प। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है, लगभग 85%। कुल गैसों का 85% क्या निकलता है, आपका जलवाष्प। इसके अलावा क्या निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या है बेटा, ये एक पॉइजनस गैस है, ये एक जहरीली गैस है। ये कैसी गैस है बेटा जी, यह एक जहरीली गैस है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। उसके बाद जलवाष्प हो गया, जहरीली गैसें होगी। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसें भी निकलती हैं। आई बात समझ में। क्वेश्चन ये उठता है कि जलवाष्प इतनी ज़्यादा मात्रा में क्यों निकलता है, यानी कि गैसों की उत्पत्ति इतनी क्यों होती है। तो पहले इसको ही क्लियर कर लेते हैं, बाद में इस पे जाएंगे। तो हेडिंग डालो, गैसों की उत्पत्ति। हेडिंग डालो, गैसों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ गैसेस, समझना। या फिर जलवाष्प की उत्पत्ति, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये धरती है, ये क्या है बेटा जी, धरती। अब एक चीज समझना, इसको ऐसे नहीं समझते, इसको कुछ डायग्राम जबरदस्त बना के फिर समझते हैं। ये मान लो धरती है, ठीक है, और बोलो धरती मेरी माँ है। और वास्तव में धरती, हम हिंदुस्तानी क्या हैं, धरती को अपनी माँ मानते हैं, ठीक है। देखो अब मान लो बादल बन गए, बादलों ने कहा मैं तो बरसूंगा। मैंने कहा बेटा बरस जा, ले बरस। कितना बरसेगा, इसने बरस गया, ये बरस गया। बरसने के बाद क्या हुआ, धरती के धरातल पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, धरती के धरातल के ऊपर क्या हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा।
यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा जी, पानी इकट्ठा हो जाएगा। अब क्या होता है बेटा, धरती पर क्या होता है, धरती आपको पड़ा होगा, धरती पानी सोख लेती है। तो धरती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। धरती में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। धरती में क्या होते हैं बेटा जी, छोटे 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 छिद्र होते हैं। अब इन छिद्रों के थ्रू ये पानी जो होता है ये धरती के नीचे जाता है। और धरती के नीचे तो आपको पता है क्या है, धरती के नीचे क्या है बेटा जी, धरती के नीचे मैग्मा है। धरती के नीचे क्या है बेटा जी, मैग्मा है। ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। धरती के नीचे क्या है बेटा जी, धरती के नीचे है आपका मैग्मा। धरती के नीचे क्या है आपका, मैग्मा है। तो ये पानी किससे आके मिलेगा, इस मैग्मा से मिलेगा। ये पानी इस मैग्मा से आके मिलेगा। तो जैसे ही मैग्मा से आके मिलेगा तो क्या होगा, कॉमन सेंस है यार, तपते तवे पे पानी की बूंद डालो, भाप बनेगी नहीं बनेगी, जलवाष्प बनेगा नहीं बनेगा। तो ये जलवाष्प सबसे ज़्यादा मात्रा में ऐसे बनता है। तो ये समझने के लिए था, लिखना है लिख सकते हो जो मैंने चीज़ें समझाई हैं कि जब बारिश होती है, बारिश पे धरती का पानी, धरती पे आके पानी रुक जाता है और धरती पे छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से धरती के नीचे पानी जाता है और यही पानी क्या है, मैग्मा से जाके मिलता है, जिससे जलवाष्प या अन्य गैसेस का निर्माण होता है। आई बात समझ में, यह बात आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जो आपका ज्वालामुखी होता है ना दोस्त, जो आपका ज्वालामुखी होता है, जो आपका ज्वालामुखी होता है, इस ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है, सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ। सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ क्यों कहा जाता है पता है, किसी को पता है आप में से? सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ क्यों कहा जाता है पता है? देखो, सेफ्टी वाल्व एक टेक्निकल शब्द है। आपके घरों में, हमें आशा करता हूँ हर किसी के घर में प्रेशर कुकर तो होगा जिसमें आप सब्जी बनाते हो कि नहीं बनाते? आपको सर बिल्कुल बनाते हैं सब्जी। तो प्रेशर कुकर के ऊपर सीटी होती है, हम उसको कहते हैं सीटी, पर टेक्निकल लैंग्वेज में उसका नाम होता है सेफ्टी वाल्व। टेक्निकल लैंग्वेज में उसका नाम क्या होता है, सेफ्टी वाल्व। अब एज्यूम करो कि आप जो हो क्या कर रहे हो, कुकर में खाना सब्जी बन रही है, मान लो दाल बन रही है, और सीटी ना आए, कुकर बंद और सीटी ना आए, तो क्या होगा, कुकर फट जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से धरती के नीचे मैग्मा है और वो लगातार तप रहा है। अगर वो मैग्मा धरती के बाहर नहीं आया तो क्या होगा, जैसे प्रेशर कुकर फटता है वैसे धरती फट जाएगी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आपको क्या कहा जाता है, इसको सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा जी, सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ कहा जाता है। ऐसी घटना बेटा जी एक बार मेरे साथ हुई थी। मैं बेंगलोर में जॉब कर रहा था, आज से लगभग 5 साल पहले की बात है। तो नई पोस्टिंग हुई थी अपनी, तो नई जॉब थी अपनी वहाँ पर। तो खाना मुझे बनाना आता नहीं है, क्योंकि कॉलेज टाइम में भी कभी हमने, क्योंकि हॉस्टल होता था, को खाना कभी मतलब जो घर के पास ही था और हॉस्टल में भी रुके कुछ टाइम, तो खाने की कभी दिक्कत हुई नहीं। तो ग्रेजुएशन के 2 साल बीत चुके थे, तो 2 साल क्यों, मतलब सॉरी 2 साल कह रहा हूँ, 2 महीने, ग्रेजुएशन के 2 महीने बीत चुके थे। उसके बाद जो है हमने थोड़ी बहुत तैयारी करने के बाद लगभग 1 साल बाद अपना जो है सिलेक्शन लेके अपन तो निकल गए। अपनी बेंगलोर ड्यूटी आई थी, तो वहाँ पर मैंने क्या लिया, एक फ्लैट लिया, क्योंकि ठीक ठाक सी सैलरी होती थी, आपको पता ही है ना। तो अपने ले लिया फ्लैट, मैंने ले लिया वहाँ पर 2 BHK का फ्लैट। एक में तो बढ़िया सोफ़ा वोफ़ा लगा दिया, बढ़िया टीवी साउंड सिस्टम है ना, होम थिएटर टाइप में बढ़िया, ताकि जो है बोरियत फील ना हो। क्योंकि साउथ इंडिया में सबसे बड़ा इशू है लैंग्वेज इशू। आप दुकानदार के साथ भी हालचाल नहीं बांट सकते, क्योंकि उसकी स्टेपल लैंग्वेज कन्नड़ा थी। वो कन्नड़ा में बात करता था, मैं हिंदी में करता था। और फिर कहे थे इंग्लिश तो अपनी ठीक ठाक थी, तो दुकानदार को कहा इंग्लिश आती है भैया, क्या हाल बांट लोगे। तो ऐसे ही फिर मैंने थोड़ा बहुत एक एक करके रसोई का सामान लेके आया। कुछ दिन तक तो मैंने 2-2.5 महीने के आसपास तो मैंने भी पहले बाहर खाना खाया, पर बाहर का खाना खाने से पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो ख़राब हो गया। फिर मैंने डिसाइड करा कि यार मेरे को ना जो है अब खुद ट्राई करना चाहिए। तो मैंने YouTube से देखकर खाना बनाना सीखा, और सबसे पहले मैंने जो ट्राई किया जो बनाने का, वो चावल बनाने की कोशिश की थी। तो संडे का दिन था, छुट्टी थी, तो मैंने क्या करा कि चलो चावल ट्राई करते हैं। YouTube पे देखा कि एक इंसान के लिए चावल बनाना चाहिए कितना, तो उसने लिखा 1 गिलास चावल ले लो, ऐसा इतने गिलास पानी डालना, वैसे को ले लिया। अब जो मैं कुकर लाया था ना, वो कुकर लो क्वालिटी का था। यकीन मानो मेरे को उस टाइम वो कुकर 180 रुपये का मिला था, और मुझे पता नहीं था कि ये सस्ता है कि महंगा है, क्योंकि मैंने आज तक कभी रसोई का सामान लिया ही नहीं है। मैंने सोचा इतने का ही होगा, 180 रुपये का कुकर आता है, ठीक
ठीक है। वो तो बाद में पता लगा जब मैंने मम्मी को बताई घटना ये वाली, सुनना मेरे ध्यान से। मैं कुकर लेने गया तो उसने कन्नड़ा में कहा होगा कि सस्ता महंगा क्वालिटी कैसा। उसने जो दिखाया मैंने कहा दे दे। अब मुझे क्या पता था कि भैया ये लो क्वालिटी का है। मैं तो उसको धो धा के पहले बढ़िया उसमें कुकर को भी बढ़िया धो दिया, चावल धो धा के बढ़िया डाल दिए। यकीन मानो मैं तो अपना चला के कुकर, उसने तो कहा था कि भाई जो चावल होते हैं 2 से 3 सीटी देनी होती है, उसमें चावल पक जाते हैं। और ये प्रोसेस होती है लगभग 15 से 20 मिनट की। उसने बोला 15 से 20 मिनट लगेंगे, आपके चावल रेडी हो जाएंगे, यूट्यूब के अकॉर्डिंग जो मैंने देखा। अब भैया अपने को हो गया लगभग आधा घंटा और मैंने कुछ नहीं करा। मैं तो चला के और मैं अपने एक ना बीम होते हैं, बीन्स कहते हैं, बीन्स। उसमें क्या होते हैं ना, सोफे टाइप का होता है, उसमें दाने दाने होते हैं, उस पर बैठ जाओ तो वो किसी शेप में ढल जाता है। तो मैं उस पर बैठ के ऐसे एसी चला के और मैं आराम से ना होम थिएटर में ना गाने सुन रहा, पंजाबी गाने, और ऐसे देख रहा बढ़िया आराम से। और गानों में इतना मंत्र मुग्ध हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब आधा घंटा बीत गया। आधे घंटे बाद पटाख सी आवाज़ आती है और देखता हूँ कि रसोई की छत पे चावल चिपके पड़े हैं, दीवारों पे चावल चिपके पड़े हैं। फिर मैंने कहा चलो चावल तो पक गए हैं, टेस्ट ही कर लेते हैं। तो ऐसे ही टेस्ट करा हल्का सा, तो चावल ठीक ठाक से थे। ये घटना जब मैंने मम्मी को बताई तो मम्मी बोली मूर्ख तूने जो है कुकर का रबड़ ठीक नहीं लगाया होगा। मैंने कहा मम्मी ठीक ही लगा था। बोली कुकर कितने का लिया था? मम्मी ने पूछा। मैंने कहा मम्मी 180 रुपये का। बोला 180 रुपये का कुकर आता है? मैं कहा मम्मी कितने का आता है? बोला ठीक ठाक क्वालिटी का कुकर लेता तो कम से कम 400 रुपये का। ठीक ठाक मतलब जो एक नॉर्मल जो एवरेज रेंज है, मम्मी ने जो बताया बोला 400 रुपये तक का, 400 से 600 की रेंज में ठीक ठाक सा आ जाता है। मैंने कहा मम्मी मुझे क्या पता था? बोले पूछ लेता मुझसे। मैंने कहा वो मेरी नहीं समझते, तेरी क्या समझेंगे। तो ये घटना है देखो। तो ये इसलिए सेफ्टी वालों को अर्थ कहा जाता है। अगर धरती के नीचे महकमा है ना बेटा, वो महकमा ना निकला टाटा फिश हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ आ गई है खूबसूरत तरीके से, तो बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा, हेडिंग डालो अर्ध तरल पदार्थ की। किसकी हेडिंग डालोगे? अर्ध तरल पदार्थ। किसकी बात करेंगे बेटा जी? अर्ध तरल पदार्थ की। अर्ध तरल पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दोस्तों एसिडिक, यानी कि अम्लीय। कैसे होंगे बेटा जी? एसिडिक होंगे यानी कि अम्लीय होंगे। दूसरा दोस्तों क्या होगा? बेसिक। दूसरे क्या होंगे बेटा जी? बेसिक यानी कि अक्षारीय होंगे। एक होंगे बेटा जी आपके अम्लीय, एक होंगे दोस्तों आपके अक्षारीय। ठीक है बेटा, जो अम्लीय होते हैं ना, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में सिलिका होती है। क्या होती है? सिलिका होती है। और जो इस प्रकार का जो अर्ध तरल पदार्थ ज्वालामुखी उद्गार से जो एसिडिक पदार्थ निकलते हैं ना, ये कैसे होते हैं बेटा? ये गाढ़े होते हैं, यानी कि क्या होता है, गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है। कैसा होता है बेटा जी? गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है। इसमें क्या होता है बेसिक में, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, यानी कि मिनिमम सिलिका। क्या कहेंगे बेटा? इसमें क्या होता है? मिनिमम सिलिका होती है। और बेटा ये क्या होता है? कम गाढ़ा। क्या होता है? कम गाढ़ा व कम चिपचिपा। कम गाढ़ा व कम चिपचिपा होता है। चिपचिपा मतलब स्टिकी। आई बात समझ में? आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो ये अर्ध तरल पदार्थ के बारे में यही बातें होंगी, आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं बेटा ठोस पदार्थों की। अब बात कर लेते हैं बेटा जी ठोस पदार्थों की। तो हेडिंग डालो ठोस पदार्थ। हेडिंग डालो ठोस पदार्थ यानी कि सॉलिड। क्या करेंगे बेटा? ठोस पदार्थ। क्या बात करेंगे? ठोस पदार्थ। तो बेटा ठोस पदार्थों की बात करते हैं तो सबसे पहला क्या निकलता है? पायरोक्लास्टिक। क्या निकलता है दोस्तों? सबसे पहले पायरोक्लास्टिक। क्या निकलता है बेटा? पायरोक्लास्टिक। इसको हिंदी में भी पायरोक्लास्टिक कहते हैं। अब पायरोक्लास्टिक क्या होता है दोस्तों? ज्वालामुखी उद्गार के समय। क्या लिखोगे बेटा जी? ज्वालामुखी उद्गार के शुरुआत में निकलने वाले चट्टानी टुकड़े। आई बात समझ में? मैंने क्या कहा? जब ज्वालामुखी जब उद्गार होता है ना स्टार्टिंग में, यानी कि ज्वालामुखी बस उद्गार होने वाला है,
जैसे ही पहली बार उद्गार हुआ, उद्गार होते जो साथ साथ जो जो पहले पहले स्टार्टिंग में जो ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई भाग होगा धरती का जिसको फाड़ के बाहर आएगा। तो जिस टाइम पे वो स्टार्टिंग में जो एलिमेंट निकलते हैं, चट्टानें निकलती हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको पायरोक्लास्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्टिक कहा जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे आप? दूसरा लिखोगे प्यूमाइस। क्या लिखोगे? प्यूमाइस। प्यूमिस भी कहा जाता है इसको, प्यूमाइस। प्यूमाइस क्या होता है बेटा जी? कि अत्यंत कम घनत्व वाले चट्टानी टुकड़े। आप क्या कर लिखोगे? अत्यंत कम घनत्व वाले, अत्यंत कम घनत्व वाले चट्टानी टुकड़े। अत्यंत कम घनत्व वाले चट्टानी टुकड़े जिनका घनत्व यानी कि डेंसिटी, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार के टाइम पे ऐसे भी पदार्थ निकलते हैं जिनका घनत्व बहुत कम होता है, यानी कि डेंसिटी बहुत कम होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? प्यूमाइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्यूमाइस कहलाते हैं। आई बात समझ में? या प्यूमिस कहलाते हैं। चलिए तीसरा हेडिंग डालो, लैपीली। क्या कहेंगे बेटा? लैपीली। आप क्या कहोगे? लैपीली पदार्थ भी निकलते हैं? हाँ जी बिल्कुल निकलते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे आप? चल रहा है? हाँ, आप क्या लिखोगे? लैपीली में क्या लिखोगे आप? मटर के दाने के आकार के चट्टानी टुकड़े। मटर के दाने के आकार के, मटर के दाने के आकार के चट्टानी टुकड़े। मटर के दाने के आकार के चट्टानी टुकड़े। मटर के दाने के आकार के क्या हैं ये? चट्टानी टुकड़े क्या कहलाते हैं? लैपेली कहलाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। नंबर डालो 4। लैपेली हो गया। एक होता है स्कोरिया, एक होता है स्कोरिया। स्कोरिया क्या होता है? सिमिलरली ये इसी की तरह होता है पर थोड़ा साइज बड़ा होता है, यानी कि मटर के दाने, मटर के दाने के आकार से थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा टुकड़ा। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे भी निकलते हैं जो मटर के दाने के होते हैं, उनको क्या कहते हैं? लैपेली कहते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो मटर के दाने से थोड़े बड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्कोरिया कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। नंबर लिखो 5। नंबर 5 पे लिखो बॉम्ब। क्या बेटा जी? बॉम्ब। नाम से ही पता लग रहा है बॉम्ब, यानी कि अत्यंत बड़े आकार के चट्टानी टुकड़े। यानी कि आप क्या लिखोगे दोस्तों? अत्यंत बड़े आकार के चट्टानी टुकड़े। अत्यंत बड़े आकार के चट्टानी टुकड़े। अत्यंत बड़े आकार के क्या हैं ये? चट्टानी टुकड़े होते हैं। आई बात समझ में? ये क्या कहलाते हैं? आपके बॉम्ब कहलाते हैं। यानी कि हमने क्या पढ़ लिया? ज्वालामुखी उद्गार से 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, यानी कि ठोस, द्रव, ठोस, अर्ध तरल और गैस। गैसेस में सबसे ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड जहरीली गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकलता है बेटा जी? जी हाँ, और क्या निकलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अर्ध तरल पदार्थों में हमने क्या पढ़ा बेटा जी? 2 प्रकार के अर्ध तरल पदार्थ होते हैं, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक में क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट में सिलिका होता है जिसकी वजह से वो गाढ़ा और चिपचिपा होता है, जबकि बेसिक में क्या होता है? सिलिका की मात्रा कम होती है जिसकी वजह से वो कम गाढ़ा और कम चिपचिपा होता है। आई बात समझ में? उसके बाद मैंने बताया आपको कि ठोस पदार्थ कौन कौन से निकलेंगे। आपको सबसे पहले मैंने पढ़ाया पायरोक्लास्टिक, कि ज्वालामुखी उद्गार की शुरुआत में सबसे पहले जो पदार्थ निकलते हैं उसको पायरोक्लास्टिक कहा जाता है। फिर मैंने आपको पायरोक्लास्टिक के बाद प्यूमाइस बताया। प्यूमिस क्या होता है बेटा? ज्वालामुखी उद्गार से जो अत्यंत कम घनत्व वाले जो पदार्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको क्या कहते हैं दोस्तों? हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, उसको प्यूमिस कहते हैं, यानी प्यूमाइस कहते हैं। फिर मैंने बताया आपको लैपेली, यानी कि मटर के दाने के जो आकार के चट्टानी टुकड़े होते हैं उसको लैपेली कहते हैं। फिर स्कोरिया बताया कि मटर के दाने के आकार से थोड़े बड़े क्या चट्टानी टुकड़े आपके क्या कहलाएंगे बेटा जी? स्कोरिया कहलाते हैं। फिर मैंने क्या बताया बेटा जी आपको? बॉम्ब, यानी कि बड़े बड़े आकार के चट्टानी टुकड़े क्या कहलाते हैं? बॉम्ब कहलाते हैं। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट? चलिए अब बेटा जी आज इतना ही रखते हैं। आज का जो क्वेश्चन बैंक करते हैं, फटाफट आंसर बताइएगा फटाफट अपने मन ही मन में। पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन, भूकंप की परिभाषा क्या है? पृथ्वी के धरातल पर अचानक से कंपन पैदा हो जाना। कितने प्रकार की तरंगे भूकंप की तरंगे होती है? 3 प्रकार की। वह यंत्र जिसके द्वारा भूकंप की तरंगों को मापा जाता है,
सॉरी, भूकंप की हाँ, वह यंत्र जिसके द्वारा भूकंप की तरंगों को मापा जाता है, आप क्या कहोगे सर? कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है, वह यंत्र जिसकी द्वारा भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है, आंसर क्या आएगा? रिक्टर पैमाना। ठीक है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। पृथ्वी का वह बिंदु जहां पर भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं केंद्र कहलाता है, जिसको इंग्लिश में फोकस और हाइपोसेंटर कहते हैं। वह बिंदु जहां पर भूकंप की तरंगें को महसूस किया जाता है उसको क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। किस प्रकार की तरंग जो होती है सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है? तो आप कहोगे सर वो कौन सी होगी? जी हाँ, लव वेव्स होती हैं। क्या होती हैं? लव वेव्स होती हैं। नंबर 9, किस प्रकार की वेव्स की जो स्पीड होती है सबसे ज़्यादा होती है? तो प्राइमरी वेव्स की सबसे ज़्यादा होती है। नंबर डालो 10। ठीक है, नंबर डालो 10। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे कि ज्वालामुखी उद्गार के समय ज्वालामुखी उद्गार से सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी उद्गार से सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प निकलता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक बार बताओ, ज्वालामुखी उद्गार में सबसे ज़्यादा जो जिसमें मैक्सिमम सिलिका पाया जाता है वो कौन से प्रकार की जो अर्धतरल पदार्थ होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय अर्धतरल पदार्थ होता है। आई बात समझ में? लपेली क्या होता है? मटर के दाने के आकार के चट्टानी टुकड़े। आई बात समझ में? उसके बाद बेटा जी क्या पढ़ेंगे हम? एक मिनट बेटा जी, होल्ड करना, कॉल आ रहा है। ठीक है, अर्जेंट कॉल था बेटा जी, घर से था। ठीक है, तो 11 12 13 कहाँ तक हो गया था भाई? हाँ, उसके बाद मैंने बताया स्कोरिया क्या होता है बेटा? स्कोरिया याद करो। ठीक है, देखो पायरोक्लास्टिक बता दिया। पायरोक्लास्टिक क्या होता है? पायरोक्लास्टिक क्या होता है कि ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले सबसे पहले पदार्थ। ठीक है, उसके बाद बेटा जी क्या करोगे आप? उसके बाद प्यूमिस बता दिया, अत्यंत कम घनत्व वाले चट्टानी पदार्थ। और कोई क्वेश्चन बनता है यहाँ से? स्कोरिया रहता था, स्कोरिया यानी कि मटर के दाने से थोड़े बड़े चट्टानी टुकड़े। आई बात समझ में? ठीक है, चल आज इतने ही 14-15 क्वेश्चन बने हैं और लगभग लगता है आई थिंक सबके ही ठीक पाए होंगे, क्योंकि इतना आज कोई टफ टास्क था नहीं। तो अगला टॉपिक जो है अभी अभी ज्वालामुखी बेटा जी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। ज्वालामुखी जो है हमारा टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरे फेसबुक पे मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर आप जो है मुझसे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, ज्योग्राफी बाय हेमंत राजपूत सर। जियोग्राफी बाय हेमंत राजपूत सर। राजपूत की स्पेलिंग बेटा जी ये होगी। ठीक है, ये स्पेलिंग है राजपूत की, पी के बाद डबल ओ मत डालना, PUT है। ठीक है, ज्योग्राफी बाय हेमंत राजपूत सर। क्लियर है? आई होप आज का सेशन आपको ठीक ठाक सा लगा होगा और आपने सेशन का एंजॉय भी किया होगा। ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतरीन रखिए और जल्दी से सिलेक्शन ले लीजिए। अपने माता पिता का सपना साकार कीजिए और अपने ज़िंदगी को एक नई उड़ान दीजिए। ठीक है, और जब कभी भी आपकी सरकारी नौकरी लग जाए दोस्तों, एक बार फेसबुक पे मुझे मैसेज छोड़ देना कि सर आई एम योर स्टूडेंट एंड आई एम गॉट सिलेक्टेड फला फला डिपार्टमेंट, या जिस भी जॉब में आप लगे हो। क्योंकि हमें भी बहुत अत्यंत खुशी होती है कि जब हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट सिलेक्शन ले लेता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।